नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। रेलवे, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच। और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की, एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना, तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हो और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि वॉइस ओके है। चलिए, वॉइस ओके है, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को साथियों। सेशन को लाइक कर दीजिएगा जरूर और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। तो भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई गिरीश, पूजा, अर्जुन, अशोक, संतोष, सुचिता, आदित्य, अकबर, रवि, गिरीश, बहुत बहुत स्वागत है। ममता, विपिन, मोस्ट वेलकम। चलिए, तो आज के सेशन में साथियों आपको स्टैटिक जीके के मिले जुले विविध टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और आज के सेशन में आपको यह भी अंदाजा होगा कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का लेवल कहां तक जा सकता है और किन किन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक सेशन में पूरा स्टैटिक जीके तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन यह जरूर है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं और कैसे आपको अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे लेकर चलनी है। ठीक है भैया, तो चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी क्लास का। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो बताने का प्रयास करिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। पहली बात तो अगर हम शंकर देव की बात करें साथियों, तो ये किस धर्म से संबंधित थे। ये साथियों वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। किसके प्रचारक थे ये वैष्णव धर्म के साथियों प्रचारक थे। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान दीजिए तो क्षत्रिय नृत्य आपको याद है साथियों। क्षत्रिय नृत्य कहां का है भैया। क्षत्रिय नृत्य साथियों आसाम का शास्त्रीय नृत्य है के जनक माने जाते हैं। और यह क्वेश्चन भी साथियों कई बार पूछा जा चुका है। और ध्यान रहे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ब्रजावली। ब्रजावली साथियों क्या है, एक तरह से यह असमिया भाषा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई क्षत्रिय नृत्य के जनक कौन है, तो आप बताएंगे शंकर देव हैं। अच्छा, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है साथियों। जी हाँ, बढ़िया सा प्रश्न है। आपको बता दें कि इसके लेखक वही हैं जिन्होंने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक भी लिखा है। आषाढ़ का एक दिन, क्या आपको याद है, बड़ी प्रसिद्ध उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन। याद करिए जरा। इसी प्रकार से लहरों के राजहंस, याद करिए साथियों, लहरों के राजहंस किसके द्वारा लिखा गया है, तो लहरों के राजहंस किसके द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या है सही साथियों, मोहन राकेश। क्या भैया, मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और चीजों को नोट करते रहिए, आंसर देते रहिए। चले भाई, प्रीति, हर्ष, मलिंगा, सीमा, वीरांगना, नीतू बताएंगे भाई इस प्रश्न का आंसर बताओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो पहली बात तो इनको मिसाइल कार्यक्रमों के जनक होने की वजह से, भाई भारत में मिसाइल कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है, भाई मिसाइल कार्यक्रमों का जनक। कभी भी आपसे कहे कि भारत में मिसाइल कार्यक्रमों का जनक कौन, तो आप इन्हीं का नाम लेंगे। दूसरी बात का यह ध्यान दीजिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साथियों
ठीक है, ये देश के 11वें राष्ट्रपति हुए थे। कौन से नंबर के? 11वें राष्ट्रपति हुए थे साथियों। और इसमें से ये जो आप देख पा रहे हैं माई कंट्री माई लाइफ, ये किताब साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई है और लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस साल का भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। जी हां, तो बिल्कुल याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। अगर आपको बताएं साथियों कि एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ अन्य किताबें भी हैं, जैसे एक किताब इनकी है विजन 2020। कौन सी साथियों? विजन 2020 इन्हीं की किताब है। और इसी प्रकार से याद करिए कि इनकी एक किताब है साथियों विंग्स ऑफ फायर, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध किताब कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनकी आत्मकथा भी है और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुके हैं, आपने देखा भी होगा, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। चले भाई, संजीत कुमार, राजू, साजन, अंशी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर बता दो। लाइफ ऑफ माई टर्म्स ये किसने लिखी है साथियों? देखिए, प्रणब मुखर्जी की एक बड़ी फेमस किताब आई थी द ड्रामेटिक डिकेड्स, याद है? द ड्रामेटिक डिकेड्स, तो बिल्कुल याद करना है, द ड्रामेटिक डिकेड्स इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और ये साथियों किसके ऊपर थी? ये थी वर्ष 1975 में जो तीसरा आपातकाल लगा था उसके ऊपर लिखी गई थी। चेतन भगत का याद करिए, जैसे कई सारी किताबों में इनकी हाफ गर्लफ्रेंड काफी प्रसिद्ध है। हाफ गर्लफ्रेंड किसी ने पढ़ी है ये किताब क्या? हाफ गर्लफ्रेंड शशि थरूर के द्वारा साथियों अभी एक किताब अभी हाल ही में लिखी गई है, अंबेडकर अ लाइफ, ठीक है ना, अंबेडकर अ लाइफ। तो ये किताब किसने लिखी है भैया? अंबेडकर अ लाइफ नाम की किताब शशि थरूर ने लिखी है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या है? शरद पवार, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार, ठीक है ना। हाँ, मूवी भी है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों, इसका आंसर बताइएगा। आर के नारायण निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? आर के नारायण इसमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है भैया? तो बिल्कुल साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टू लाइव्स एंड अ बर्ड, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके लेखक कौन है साथियों? तो आप देखेंगे मूकराज आनंद हैं। कौन है साथियों? मूकराज आनंद के द्वारा यह किताब लिखी गई है। किसके द्वारा? मूकराज आनंद के द्वारा साथियों यह किताब लिखी गई है। आर के नारायण काफी प्रसिद्ध है और यह किताब अक्सर इनसे पूछी जाती है। याद करिए, मालगुडी डेज किसने लिखी है भैया? यह भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है भैया? तो आर के नारायणन, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भाई। आयुष, अशोक, संजीत बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के बारे में रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो इसमें से कौन सी एक किताब है जिसका नाम है सिलेक्शन डे और इसमें भारत में क्रिकेट का जुनून किस प्रकार से है इसके बारे में साथियों बताया गया है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अरविंद अडिगा के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है। योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? हाथी प्रोजेक्ट साथियों, हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था यह बताना है। तो देखिए, अगर हम हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो वर्ष 1992 में स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1992 में ही याद करिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन साथियों जो किससे संबंधित था? पंचायतों से, ठीक है। मतलब पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसी वर्ष अगर आप याद करें तो 74वां संशोधन भी हुआ था जिसने क्या किया था? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। किसको भैया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। 1992 में याद करिए कि भैया पृथ्वी या रियो सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी या रियो सम्मेलन भी साथियों इसी वर्ष हुआ था। पहला पृथ्वी या रियो सम्मेलन भी हुआ था। याद करिए, इसी वर्ष यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर क्या हुआ था? साइन हुआ था साथियों। बिल्कुल आपको याद करना चाहिए। और इसी वर्ष याद करिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की साथियों इसी वर्ष स्थापना की गई थी। इसी वर्ष अगर आपको याद हो साथियों तो इसी वर्ष और क्या हुआ था भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई की भी साथियों इसी वर्ष स्थापना हुई थी। किसकी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई की भी इसी वर्ष स्थापना हुई थी। अच्छा, इतने सारे चीजें हैं। अब जरा हाथी परियोजना के बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत साथियों एलिफेंट रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। अभी तक देश में कितने स्थापित किए जा चुके हैं? 33 स्थापित किए जा चुके हैं। पहला वाला साथियों कहां स्थापित किया गया था? तो सिंहभूमि जिला झारखंड, सिंहभूमि जिला झारखंड। और साथियों 33वां अभी पिछले साल कहां स्थापित किया गया? तो तराई नाम से स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहां पर साथियों? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बिल्कुल आपको याद होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल भाई चित्रा एकदम सही कहा।
यह बताइएगा, भारत ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस वर्ष शरण दिया था? साथियों, हम सब जानते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र एक जमाने में हुआ करता था, फिर चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया और यहां पर शासन कर रहे दलाई लामा को यहां से भगा दिया साथियों। और आप देखेंगे साथियों, दलाई लामा वर्तमान में या जब से आए हुए हैं भारत में, तब से भारत ने इनको कहां शरण दे रखा है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वाले क्षेत्र में इनको शरण दे रखा है। और ये साथियों यहीं पर है, कब से? वर्ष 1959 से। वर्ष 1959 साथियों, वर्ष 1959 में ही 2 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था? पंचायत राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पंचायत राज की क्या हुई थी भैया? पंचायत राज शुरू हुआ था साथियों, कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से। तो बिल्कुल इसके लिए भी साथियों ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी वर्ष 1959 इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आप कहते हैं ना कि सर सारी चीजें तो याद हो जाती हैं, लेकिन जो ये ईयर है, जो वर्ष है, ये याद नहीं होते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि जब भी कोई ईयर मिले, जब भी कोई वर्ष देखिए आप, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको याद करने का, समझने का, नोट करने का प्रयास करिए। और इसीलिए मैं ऐसा करता हूं कि आपको बताते चलता हूं। ठीक है ना? आइए ये देखिए जरा, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी साथियों, जैसे शिव खेरा है, शिव खेरा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है यू कैन विन। ठीक है ना? मोटिवेशनल बुक है यू कैन विन। ऐसे ही इन्होंने एक बुक लिखी है यू कैन सेल। ठीक है ना? यू कैन सेल मतलब आप बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सरोजिनी नायडू की तो ऐसी कई सारी किताबें हैं। इस प्रश्न का फिलहाल राइट आंसर क्या है भैया? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन साथियों, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए। स्वामी विवेकानंद की किताब कौन कौन सी है भैया? तो याद करिए, इनकी एक किताब है ज्ञान योग। कौन सी भैया? ज्ञान योग। एक है साथियों राजयोग। कौन सी? राजयोग। एक इनकी किताब है साथियों कर्म योग। कौन सी? कर्म योग। और एक इनकी किताब है कौन सी? मैं समाजवाद हूं। कौन सी किताब है? मैं समाजवाद हूं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये भैया अपने स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने ये प्रसिद्ध किताबें लिखी हुई हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। ये बताइएगा, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में बताया है? जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में, बिल्कुल भाई पिंकी। तो जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में गुलामगिरी में बताया गया है। और यह साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? ज्योतिबा फूले के द्वारा। याद करिए साथियों कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इन्हीं के द्वारा साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1873 में की गई थी। चलिए इसका आंसर बता दीजिए जरा। तो हाँ जी बिल्कुल, इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी, हर दिन पीडीएफ देते हैं, इसकी भी मिलेगी। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथियों एनएसए, भारत का शेर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। याद रहे, इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिससे वर्तमान में कौन है साथियों? अजीत डोभाल जी हैं। कौन है भैया? अजीत डोभाल जो है एनएसए है कि नहीं है भैया? तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि यह पद कब बनाया गया था? तो साथियों यह पद वर्ष 1998 में बनाया गया था। यह पद वर्ष 1998 में बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए भाई, रिंकी, राव साहब, पुष्पा, ब्रजेश, ये बताओ भैया। या क्या बात है, तो बढ़िया किताब है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। कौन है भैया? अरविंद अडिगा है। और साथियों यहां पर ये नाम आप देख रहे हैं, वीएस नायपाल को इन अ फ्री स्टेट के लिए, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए क्या मिल चुका है साथियों? इन लोगों को बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो बुकर प्राइज विनर जो है इंडियन जो है वो यही है साथियों। ये वो नाम है जिन्होंने क्या जीता है? बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है ना? चलिए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ भाई, ये बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? आराम से बता लेंगे, 100% बता लेंगे। अमर्त्य सेन साथियों अगर आप याद करें तो ये अमर्त्य सेन कौन है? याद करिए साथियों कि इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए क्या मिला हुआ था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना?
कल्याणकारी अर्थशास्त्र हेतु 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और साथियों ये वही तो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ मिलकर क्या किया था, पाकिस्तान के महबूब उल हक, ये लड़की का नाम नहीं है, लड़के का नाम है, महबूब उल हक के साथ मिलकर क्या डेवलप किया था, मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। तो ये वही है साथियों, और आराम से इस प्रश्न का आंसर आप बता लेंगे। राइट आंसर क्या है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी गई थी, उसी को शॉर्टकट में पॉवर्टी ऑफ इंडिया लिखा है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। ये बताइएगा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फण के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? बिल्कुल भाई पिंकी। 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी मिला था अर्थशास्त्र का, वो भी साथियों भारतीय ही थे। तो भैया राइट आंसर क्या है इसका, पीवी नरसिम्हा राव। कौन साथियों? पीवी नरसिम्हा राव। वेरी गुड पीवी नरसिम्हा राव साथियों, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि बड़ा बढ़िया सा प्रश्न एक और आ गया है कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? साथियों? तो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? विपिन चंद्र पाल। कौन भैया? विपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। विपिन चंद्र पाल वंदे मातरम पत्रिका के संपादक। आइए अगला प्रश्न देख लें। देखिए पत्रिकाओं वाला क्वेश्चन जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पूरा हिस्ट्री का एक अलग टॉपिक ही है, ठीक है ना। तो किसी दिन उसका अलग टॉपिक पढ़ सकते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस याद करिए। पहली बात तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस साथियों हुआ कहां पर था? तो ये साथियों अमेरिका में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना, अमेरिका में हुआ था। और याद करिए 1944 का ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, इसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप दो प्रसिद्ध संस्थाएं बनी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसी को आप क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक कहते हैं। और ये दोनों ही साथियों इसी के तहत स्थापित हुई। 1944 में घोषणा, 1945 में काम करना शुरू किया। इन दोनों संस्थाओं का हेड ऑफिस एक ही जगह पर है, और कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर है साथियों? वाशिंगटन डीसी में है। और साथियों चूंकि इन दोनों की स्थापना एक ही सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की ट्विंस का मतलब जुड़वा संतानें। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आर के शनमुखम चेट्टी। और याद करिए ये वही आर के शनमुखम चेट्टी हैं जो अपने देश के पहले वित्त मंत्री हुए। तो अपने देश के पहले वित्त मंत्री कौन है? आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? आर के शनमुखम चेट्टी आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री हुए साथियों, ठीक है ना। चलिए ये देखिए जरा, कह रहा है नो स्पिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? नो स्पिन किसकी आत्मकथा है? जैसे ध्यान दीजिए साथियों कि अगर हम आपसे कहें कि भैया प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी थी? प्लेइंग इट माई वे, तो आपको याद होगा कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है भैया? इसी प्रकार से देखिएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है भैया? द टेस्ट ऑफ, ये फेमस वाली है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है साथियों? हाँ, इसी प्रकार से याद करिए अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी है भैया? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी है भैया? और याद करिए बिलीव किसकी है? कौन सी? बिलीव किसकी है? और याद करिए कि 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? 281 एंड बियॉन्ड किसकी है भैया? तो बिल्कुल याद करना है साथियों, बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और इन प्रश्नों के आंसर में इसका आंसर क्या है? शेन वॉर्न है साथियों। और इसका देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा भैया? सचिन तेंदुलकर होगा। क्या होगा? सचिन तेंदुलकर होगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ याद करिए युवराज सिंह ने लिखी थी साथियों। जी हां, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली ने लिखी थी। किसने? सौरव गांगुली ने। बिलीव किसने लिखी थी? सुरेश रैना ने साथियों। किसने लिखी है? सुरेश रैना ने लिखी है। 281 एंड बियॉन्ड याद करिए वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा यह किताब लिखी गई है, वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। तो बड़े ही फेमस किताबें हैं। और इसी में एक और नाम जैसे बताना चाहूंगा, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है जरा बताइए? बहुत फेमस है भैया ये। अनब्रेकेबल किसकी है साथियों? तो एमसी मैरी कॉम की है। किसकी है? एमसी मैरी कॉम की है। किसकी है? एमसी मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई किताब है
अनब्रेकेबल। कौन भैया? अनब्रेकेबल। चाहिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, ये बताइए फिर। जी हां, एक के बाद एक दे दनादन, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? पहली बात तो इसमें लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब है, याद रखिएगा, वॉर एंड पीस। क्या भैया? वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। ठीक है, वॉर एंड पीस भैया। तो वॉर एंड पीस नाम की किताब है साथियों, और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इस प्रश्न का आंसर क्या है भैया? इस प्रश्न का आंसर है साथियों प्लूटो। क्या है भैया? प्लूटो। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। यह बताना है 1586 में द लिटिल बैलेंस, कौन सी? 1586 में द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द लिटिल बैलेंस। देखिए यहां पर जैसे कैरोलस लीनियस हैं, तो याद करिए इनकी एक किताब थी सिस्टेमा नेचुरेई। ठीक है, नहीं, सिस्टेमा नेचुरेई। ठीक है ना, हाँ, नेचुरेई। ठीक है, तो ये इनकी किताब थी साथियों। इसी प्रकार से इनकी एक किताब थी फिलोसफिया बोटेनिका, फिलोसफिया बोटेनिका। ठीक है नहीं भाई, फिलोसफिया बोटेनिका। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इन्होंने साथियों प्रसिद्ध किताब ये दोनों लिखी। गैलीलियो, जी हां, गैलीलियो याद है आपको? गैलीलियो साथियों कौन है? गैलीलियो वही हैं जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार साथियों इन्हीं के द्वारा किया गया था। दूरबीन का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था, है कि नहीं? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चले गुलगुली दूरबीन, अच्छा ये बताओ जरा। हाँ जी, अब बताना है कि मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई साथियों पाकिस्तान की है। कहां की है भैया? मलाला यूसुफजई साथियों पाकिस्तान की हैं। और अगर आप देखेंगे तो साथियों इस पाकिस्तानी महिला को भाई शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके साथ मिला था याद करिए? तो भैया शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से। किसके साथ? कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से मिला था। ठीक है ना, हाँ, तो बिल्कुल। अब देखिए वैसे तो कैलाश सत्यार्थी का जो भाई एनजीओ है जिसकी वजह से इनको मिला, तो बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से इनका एक एनजीओ है। बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से साथियों बकायदा इनका एक एनजीओ है, जिसकी वजह से इनको यह मिला था। और बाकी इन्होंने किताब लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या भैया? वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो मतलब ये एक बढ़िया पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट है। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चले भैया। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको याद होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को 1972 में हुए प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। और याद होगा आपको कि 5 जून 1973 को, 5 जून 1973 को घोषणा की गई थी कि भैया हर साल 5 जून को मनाया जाएगा। ठीक बात है। चलिए ये बताइए, जी हां, हैलोवीन याद है आपको? हैलोवीन कब मनाया जाता है? हैलोवीन कब मनाया जाता है? कौन बता रहा है भैया? अशोक, सोनम, ममता, रिंकी, भोला, बताओ भैया इसके। देखो हैलोवीन याद है ना कि भाई पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए एक तरह से ये मनाया जाता है। किसके लिए भैया? पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए एक तरह से मनाया जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। देखिएगा हैलोवीन की अगर हम बात करें साथियों, तो ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 31 अक्टूबर को साथियों भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, तो उसको भी याद करने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस वाले में जरा एक करेक्शन करिएगा कि ये जो आपका भारत में ये जो वंदे मातरम पत्रिका है, ये किसके द्वारा भैया संपादित की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा संपादित की गई थी। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा संपादित की गई थी। ठीक है ना, आइए चलिए इसका आंसर बताइएगा। ये तो निश्चित रूप से आप सभी के पास इसका आंसर होगा। एक बात जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम ओजोन दिवस की बात करते हैं तो याद करिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। याद करिए 16 सितंबर 1987 का वो दिन याद है। कनाडा का साथियों वो मॉन्ट्रियल शहर याद है। कनाडा में एक शहर है साथियों जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, और कनाडा को जो मॉन्ट्रियल शहर है
यहीं पर साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथियों संबंधित था किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। और इसी वजह से साथियों हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि ओजोन लेयर की अगर हम बात करें साथियों, तो ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस सबसे घातक होती है इसके लिए। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा छिद्र देखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? कौन बता रहा है? मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें भैया? डॉप्सन में मापी जाती है। तो यह भी काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि भैया इसकी मोटाई को किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। आइए, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो एक्चुअली में याद करिए जरा कि श्रीनिवास रामानुजन का नाम याद है आपको? श्रीनिवास रामानुजन का साथियों एक्चुअली में इसी दिन जन्म हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है ना? तो श्रीनिवास रामानुजन का साथियों इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए यह हर साल मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अच्छा 22 दिसंबर जरा ध्यान दीजिएगा कि ये 22 दिसंबर तो ठीक है, 22 दिसंबर ठीक है, बगल में फटाक से 23 दिसंबर लिख लीजिए क्या मनाया जाता है, और बगल में 25 दिसंबर लिख लीजिए क्या मनाया जाता है कि नहीं? 26 दिसंबर देखिए क्या मनाया जाता है, समझ रहे हैं? तो भैया यहां पर है क्या कि आप देखेंगे 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है चौधरी चरण सिंह की याद में। क्या होता है भैया? किसान दिवस होता है चौधरी चरण सिंह की याद में। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार देखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है। किसकी याद में? सुशासन दिवस भैया, भाई अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और 26 दिसंबर को क्या होता है? तो भैया ये होता है क्या भाई? ये होता है आपका बाल दिवस, वीर बाल दिवस। क्या भैया? वीर बाल दिवस। तो बिल्कुल याद रखेंगे वीर बाल दिवस। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को इसी दिन शहादत मिली थी। इस वजह से साथियों इस दिन मनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भैया? भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आइए एक बात आपको बताएं। देखिए होता क्या है कि साथियों 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भैया? नेवी डे मनाया जाता है। क्या? नेवी डे मनाया जाता है। इसी प्रकार से 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो एयर फोर्स डे मनाया जाता है। ये तीनों एक साथ याद करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो चलिए अब इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि कब मनाया जाता है भैया? राष्ट्रीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल आप देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और जहां तक प्रेस का सवाल है, आप सब जानते हैं कि प्रेस को साथियों भारत में क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं। और प्रेस साथियों आर्टिकल 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? मौलिक अधिकार है। अच्छा कोई यह बता सकता है कि किसने कहा था कि प्रेस या मीडिया भारतीय लोकतंत्र का आधार है? जी हां, तो भैया यह बात कही तो गई थी, लेकिन यह बात साथियों शायद भारत की मीडिया भूल चुकी है। जी हां, क्या भैया कि प्रेस या मीडिया को क्या कहा गया था? कि प्रेस या मीडिया क्या है? मीडिया भारतीय लोकतंत्र का आधार है। यह किसने कहा था? है ना? भारतीय लोकतंत्र का आधार है। और कितने लोग ये मानते हैं कि भारत की आज की मीडिया इस लाइन को भूल चुकी है और इतिहास के पन्नों में ऐसा ही रहा, ऐसी ही चीजें चलती रही तो इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाएगा कि भारत की मीडिया ने भारत की लोकतंत्र की हत्या करने में बखूबी योगदान दिया, है ना? जिस प्रकार से अनाप शनाप चीजें दिखाते हैं और स्टूडेंट्स के मुद्दे को, युवाओं के मुद्दे को दिखाते ही नहीं है ना? चलिए भैया ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है पता है? रामनाथ कोविंद साहब। किसने भैया? रामनाथ कोविंद जी, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यह लाइन कही गई थी कि भैया मीडिया जो है या प्रेस जो है ये भारतीय लोकतंत्र का क्या है? आधार है।
ये देखिएगा। जी हाँ, सभी लोग बताएंगे जोरदार तरीके से भाई। लल्ला राम जी, अमन, रीना, संजीत, गोस्वामी जी, पूरन, अमन, वीरांगना, रजनीश, बताइए 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को साथियों किस रूप में मनाया जाता है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि 20 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं। जी हाँ, 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। वेरी गुड, वेरी गुड। सही कहा विचित्रा। चलिए अच्छा, ये वाला देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। एक ही दिन 2 दिवस होते हैं, एक ही दिन 2 दिवस होते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्या होता है? 2015 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। वैसे आपको बता दें कि 2015 से ही योगा दिवस भी मनाया जा रहा है। तो योगा डे कब से मनाया जा रहा है? योगा डे भी 2015 से मनाया जा रहा है। और हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 7 अगस्त देखिएगा, तो इस दिन एक तो ये मनाया ही जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और क्या मनाया जाता है? तो इसी दिन आप देखेंगे भैया भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 2021 में घोषित हुआ, जब इसी दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल व्यक्तिगत रूप से दिलाया था। भारत को ओलंपिक में दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाया था कब भैया? 7 अगस्त 2021 को। चले अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये बताइए जरा, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फटाफट बताएंगे। कुछ लोग फर्जी में बफरिंग कर रहे हैं। बफरिंग कुछ नहीं हो रही है। छत पे जाके बैठो या टावर पे बैठो, ठीक है ना, यहां सब ठीक है। चलिए, तो किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है बताए? दरअसल में इसी दिन क्या हुआ था? 11 मई 1998। याद दिलाऊं आपको, 11 मई 1998 आप याद करिए कि इसी दिन क्या हुआ था भाई? राजस्थान के पोखरण में इसी दिन हमने क्या किया था भैया? दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था, ये वही चीज है। भारत ने जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, है ना, 1998 में, ये इसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल। और कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? बोला बाबू पढ़ाई कर लो, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। हाँ जी, चलिए ये बताओ जरा। अरे वाह, क्या बात है। कहते हैं ना कि संघर्षों की रात जितनी अंधेरी होती, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। तो मेहनत करते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। चलिए ये बताइए जरा, बताना है आपको कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है भैया? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे साथियों 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल, जैसे याद करिए जब अप्रैल आया तो एक चीज यह भी साथ में याद आई, क्या कि याद करिए 22 मार्च, फिर क्या 22 अप्रैल, फिर क्या 22 मई। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप क्या देखते हैं भैया? इसी में आप ये देखते हैं कि 22 मार्च को क्या, देखिए क्या होता है? जल, जब जल पृथ्वी पर गिरेगा, जब जल पृथ्वी पर, ये तरीका आप अपनाइएगा, जब जल पृथ्वी पर गिरेगा तभी तो अनुकूल परिस्थितियों की वजह से क्या आएगी? जैव विविधता आएगी। क्या आएगी भैया? जैव विविधता। समझ रहे ना? तो जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, ठीक है। जब जल पृथ्वी पर गिरेगा तो अनुकूल परिस्थितियों से जैव विविधता आएगी। तो कई लोग समझ गए होंगे, जो समझ गया तो बस इसी प्रकार से भैया याद कर लेना है। समझ गए बात को? चलिए अच्छा, इसी प्रकार से देखिए कुछ और चीजें हैं। जैसे क्या होता है? एक होता है साथियों युवा दिवस। क्या होता है? युवा दिवस। अब याद करिए, अगर हम युवा दिवस की बात करें तो एक होता है साथियों क्या? एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस और एक होता है दोस्तों विश्व युवा दिवस। होता है कि नहीं होता है बताओ? तो होता क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऐसे याद करने में सुविधा हो जाएगी आपको। अच्छा, इसी प्रकार से देखिएगा कि जिस दिन विश्व युवा दिवस होता है, इसी दिन क्या होता है? इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी होता है। इसी दिन क्या होता है भैया? विश्व हाथी दिवस भी होता है। समझ रहे हो? क्या होता है? विश्व हाथी दिवस भी होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। ये बताइए जरा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती भी होती है
और 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है कि नहीं होती है भैया राज बाबू? चलो बताओ भाई, अज्जू प्रीति बहुत बढ़िया बताएंगे। तो भैया ये देखिए, ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, ठीक है, ये महात्मा गांधी का है, और ये भैया क्या है, ये लाल बहादुर शास्त्री का है। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रेल मंत्री के पद से एक रेल दुर्घटना की वजह से इस्तीफा दे दिया था। तो रेल दुर्घटना की वजह से रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है ना? हाँ जी, ये बताइए जरा। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, विदेशी जमीन पर, ठीक है ना? हाँ, ताशकंद में। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है साथियों? अच्छा, यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों यह पुरस्कार वर्ष 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था भैया? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए साथियों? गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। और आपको जानकर गर्व होगा कि यह न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है ना? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना? अच्छा, यहां एक बात ये भी समझिए कि जैसे अब यही है ना कि ईयर याद करना होता है आपको। जैसे यहां पर 1913 आया तो आप 1913 में ये याद कर सकते हैं कि इसी वर्ष तो पहली फिल्म भी आई थी। तो भारत की जो पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था क्या? राजा हरिश्चंद्र, 1913 में ही तो आई थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसी वर्ष और क्या हुआ था याद करिए, 1913 में एक तो ये हुआ। इसी प्रकार से याद करिए, गदर पार्टी की स्थापना भी हुई थी। किसकी स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में ही हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी। किसके द्वारा? भाई लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि 1913 की ये 3 घटनाएं तो याद होंगी ना आपको, तो ऐसे ही मेहनत करके याद करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कब से कब तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल है वो वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर शुरू हुआ था और 1966 में खत्म हुआ था, ठीक है ना? बिल्कुल। अब एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि भैया 1966 में इनकी जो डेथ हुई थी वो कहां पर हुई थी? ताशकंद में डेथ हुई थी। कहां पर? ताशकंद में डेथ हुई थी। और ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, यहीं पर ये गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौते के लिए, क्योंकि 1965 में, भाई 1965 में क्या हुआ था? 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध हुआ था और इसी युद्ध को खत्म करने के लिए यहां पर एक समझौता हुआ। कहां पर भैया? ताशकंद में। और यहीं पर विषम परिस्थितियों में कुछ डेथ हो गई इनकी और आज तक पता नहीं चल सका कि कारण आखिर क्या था। अब देखिएगा कि साथियों 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने ही नारा दिया था क्या? जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा इन्होंने ही दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें क्या जोड़ दिया? जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। चलिए इस बात का आंसर बताइए। जी हां, सार्क की बात हो रही साथियों। जब अपन सार्क की बात करते हैं तो ध्यान रहे कि सार्क जो है ना, इसको हम हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस। अब सार्क का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि साउथ एशियन, क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, समझ रहे हैं ना? तो रीजनल कोऑपरेशन। अब ध्यान यह भी रखिए कि भैया दक्षेस का भी फुल फॉर्म होता है क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक बात समझ रहे हैं? सहयोग संगठन। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करने की जरूरत है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन रहा है भैया? तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर बन रहा है वर्ष 1985। अच्छा, ये स्थापना कहां पर हुई थी भैया? ढाका में स्थापना हुई थी। कहां पर? ढाका में स्थापना हुई थी। लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहां पर मिलेगा? इसका हेड ऑफिस साथियों आपको मिलेगा काठमांडू में। कहां पर भैया? काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में साथियों इसका हेड ऑफिस मिलेगा। और जहां तक इसके सदस्य देशों का सवाल है तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक ले लीजिए। क्या ट्रिक है भैया? ट्रिक है क्या भाई? बीएसपी इन
MBA, BSP इन MBA, ठीक है ना। तो सिंपल सी ट्रिक है, BSP इन MBA, और इसमें B से क्या हो जाएगा, B से जैसे भूटान हो गया, ठीक है, S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान हो गया, I से इंडिया हो गया, ठीक है ना, N से नेपाल हो गया, और ध्यान रहे M से म्यांमार नहीं करना, मालदीव करिएगा। क्या मालदीव? क्यों मालदीव करना है? क्योंकि दक्षिण एशिया की बात हो रही है, ठीक है। और B से क्या करोगे फिर यहां पर बांग्लादेश करना है, क्या बांग्लादेश, और A से क्या करना है, अफगानिस्तान करना है, क्या अफगानिस्तान करना है, ठीक बात है ना। चले अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल 1987 में इसका सचिवालय या हेड ऑफिस काठमांडू नेपाल में स्थापित हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई शिशिर, वेरी गुड। आइए ये बताइए जरा, बताना है कि किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। किसको भैया? रामलीला को। किसको? रामलीला को। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे साथियों, रामलीला की बात हो रही है। अब यहां एक चीज और जरा ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं यूनेस्को की, किसकी बात करते हैं? यूनेस्को की। भैया फुल फॉर्म आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 16 नवंबर 1945 को। अब जरा ध्यान देना कि ये जो यूनेस्को है साथियों, इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है, सीन नदी के किनारे। पेरिस में स्थित है, सीन नदी के किनारे। ये तो चलो ठीक है। अब जरा यह भी देख लो कि भाई यूनेस्को के द्वारा क्या क्या किया जाता है। जैसे एक तो विश्व विरासत स्थल जारी किया जाता है, तो विश्व विरासत स्थल जारी किया जाता है इसके द्वारा। और विश्व विरासत स्थल कितने हैं? तो विश्व विरासत स्थल साथियों आप 42 हो गए हैं। और आपको भी पता है कि इसमें से 41वां कौन सा था? 41वां कौन सा था? तो याद करिए साथियों कि 41वां जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है ना। अच्छा 42वां कौन सा है? तो 42वां है साथियों होयसलेश्वर मंदिर समूह कर्नाटक वाला। कौन सा? होयसलेश्वर मंदिर समूह कहां वाला? कर्नाटक वाला। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से देखिएगा कि और क्या है भैया, जैसे याद करिए साथियों कि जो रामसर साइट्स का एक होता है ना मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है इसमें कौन कौन सी, मतलब या यूं कह लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व का वर्ल्ड नेटवर्क, बायोस्फीयर रिजर्व का वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब समझ रहे हैं भैया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें कितने हैं भैया? तो 12 हैं। और 12वां कौन सा है? पन्ना है। कौन सा है? 12वां पन्ना है। इसी प्रकार से देखिएगा कि ये जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बड़ा महत्वपूर्ण है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने घोषित किए जा चुके हैं? तो भैया 15। कितने? 15। और इसमें भी 15वां कौन सा है? गरबा 15वां है, ठीक है। और एक चीज है क्या जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रचनात्मक शहर। रचनात्मक शहरों के लिए एक बढ़िया ट्रिक बताई थी, याद है? कितने रचनात्मक शहर जारी किए गए हैं भैया? तो अब टोटल रचनात्मक शहर हो गए 8। तो यूनेस्को के द्वारा घोषित रचनात्मक शहरों की संख्या कितनी है? 8 है। यूनेस्को के द्वारा घोषित रचनात्मक शहरों की संख्या कितनी है? 8 है। अब जरा ये वाला देख लीजिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाला। अभी आप अपनी स्क्रीन पर साथियों देख पा रहे हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के द्वारा अभी तक कितने घोषित किए जा चुके हैं? 15। इसमें से रामलीला याद कर लेना 2008 में था, कुटियाटम याद करिएगा 2008 में था, ठीक है। इसी प्रकार से कालबेलिया याद करिएगा 2010 में, छऊ याद करिएगा 2010 में, योग याद करिएगा 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, दुर्गा पूजा 2021 में, और गरबा याद कर लीजिएगा 15वां है 2023 में, ठीक है ना, 2023 में। अब आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या जब टेलीग्राम पर पीडीएफ भेजेंगे तब लिख लेना, लेकिन याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन अब की देखना आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ मिलने वाला है। और एक ट्रिक बता दूं, रचनात्मक शहरों को याद करने की ट्रिक बता दूं, देखिएगा बहुत शानदार सी ट्रिक है, ठीक है। और ये अभी सबसे लेटेस्ट जो हमने ट्रिक बनाई है वो यही वाली है, ठीक है ना। हम सब क्या हैं? हम सब चूजे हैं। आप कहोगे सर जी ये कौन सी ट्रिक बना दी? हम सब चूजे हैं। किसके? जीके के। हम सब क्या है? हम सब चूजे हैं जीके के,
देखिएगा कितने आराम से आपको याद हो जाएगा कि रचनात्मक शहर कौन कौन से हैं। रचनात्मक शहर का मतलब हो गया क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है ना, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। देखिएगा तो भैया क्या हो जाएगा, हैदराबाद, हैदराबाद इसमें शामिल है, और म से क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, मुंबई भी इसमें शामिल है। स से क्या हो जाएगा, श्रीनगर, श्रीनगर भी इसमें है। ब से क्या हो जाएगा, बनारस, क्या भैया, बनारस। च से क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। ज से क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, क्या, ग्वालियर हो जाएगा। और के से क्या हो जाएगा, कोझिकोड हो जाएगा। कौन सा, कोझिकोड हो जाएगा। अब आप देखिए कोझिकोड केरल में है। तो आप देखिए कितनी आसान सी ट्रिक है, एकदम वीके का जीके अंदाज वाली, कि तुरंत आपको एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो हमेशा याद रहेगा कि हाँ भैया, है ना, बढ़िया ट्रिक है कि नहीं। अगर ट्रिक में लगे दम तो उठाओ उंगलियां और दबाओ लाइक का बटन। क्यों भाई, चले भाई, आदित्य, सुहासिनी, अरे वाह भाई, शाश्वत, ठीक है भाई। चलो इसका आंसर बताओ फिलहाल। तो बताना क्या है साथियों, अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आते ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने नागरिकों को भोजन की गारंटी दी। तो अपने नागरिकों को भोजन, ये बात एकदम नोट कर लेना गांठ बांध के कि भैया अपने नागरिकों को भोजन की गारंटी देने वाला, अपने नागरिकों को भोजन की गारंटी देने वाला पहला देश, ठीक है, नोट कर रहे हो ना, भोजन की गारंटी देने वाला पहला देश कौन सा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा भैया, तो ये पहला देश है साथियों, कौन, भारत। कौन है, भारत। अच्छा एक बात और है, याद करिए 2013 में और क्या हुआ था, 2013 में ही साथियों लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पास हुआ था। क्या, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी पास हुआ था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम साथियों पास हुआ था, और 2013 में यह वाला अधिनियम भी पास हुआ था। क्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम दोनों 2013 में ही पास हुआ है। ठीक बात है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ये बता दीजिए अब, भारत सरकार ने किस वर्ष ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में एमजी शब्द जोड़ा। एमजी का मतलब क्या है भाई, यही पूछ रहा है कि नरेगा को मनरेगा कब किया, नरेगा को मनरेगा कब किया। भाई कहानी कुछ यूं है कि आप जानते होंगे कि पहले आया था नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट पास कब हुआ, 2005 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो भैया लागू हुआ 2006 में। कब लागू हुआ, 2006 में। किस अनुच्छेद के तहत आया, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 के तहत आया था, आर्टिकल 43 के तहत आया था। लेकिन साथियों इसके तहत जो 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है, 100 दिन की क्या मिलती है, काम की गारंटी मिलती है। तो जो 100 दिन के काम की गारंटी यहां पर मिलती है, यह काम की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 41 के तहत है, अनुच्छेद 41 के तहत है। ठीक बात है, नरेगा एक्ट। फिर इसी नरेगा एक्ट को क्या किया गया, 2009 में मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, अच्छा मनरेगा हुआ। अब अगली बात यह है कि याद रखना कि इसमें प्रावधान है कि 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाता है, 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाता है। अगर काम 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर है तो आने जाने का एक्स्ट्रा खर्च भी दिया जाता है। समझ गए बात को, तो भैया याद रखिएगा 2009 में। कब भैया, 2009 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया, ये बताइए जरा। हाँ जी, बताना क्या है आपको साथियों, बताना है, बढ़िया सा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ। देखिए याद करिए, हमने जब बताया था आपको कि कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनका हेड ऑफिस मुंबई में है ना, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में है। तो बताया था हमने आपको कि देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था, 1875 में, मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था, वर्ष 1992, मुंबई में है। आरबीआई कब स्थापित हुआ था, वर्ष 1935 में, मुंबई में है। ठीक है, एसबीआई कब स्थापित हुआ, वर्ष 1955 में, मुंबई में है। ठीक है, याद करिए कि भैया आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलप है ना, इसके बाद एलआईसी को रख लो। एलआईसी कब स्थापित हुआ, 1956 में, मुंबई में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, 1964 में, मुंबई में है। एक्सिम बैंक कब स्थापित हुआ, 1982 में, मुंबई में है। नाबार्ड कब स्थापित हुआ, तो भैया नाबार्ड भी स्थापित हुआ वर्ष
1982 में ही मुंबई में है। सेबी कब स्थापित हुआ? तो सेबी 1988 में नींव पड़ी और विधिवत इसकी स्थापना 1992 में हुई, मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। तो भैया मुंबई हमको जम गई, मुंबई हमको जम गई। तो भैया दौड़ा दौड़ा कर याद कर लेंगे, है ना, एकदम जबरदस्त धमाकेदार। तो वीके का जीके का हो साथ तो डरने की कतई नहीं है बात, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। हाँ जी, ये बताइए जरा, कह रहा है प्रश्न, है ना, और याद रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है भाई आशीष, चलो भाई, हरिओम, सुचिता, बलिंगा, भोला, हर्ष, बताओ भाई, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन? भारत रत्न पुरस्कार विजेता सचिन तेंदुलकर साथियों, ये देश के सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें साथियों ये पुरस्कार दिया गया है, यंगेस्ट पर्सन टू विन भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, कब मिला था? 2014 में मिला था। तो याद रहे कि 2014 में, और आश्चर्य की बात है कि भारत को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को आज तक खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला और सचिन तेंदुलकर जी को मिला। तो सचिन तेंदुलकर वाकई में बेजोड़ खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ध्यानचंद जी का भी सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी खेल रत्न मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा भाई। ऋग्वेद की पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? ठीक है ना, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जिसको कभी कभी शॉर्टकट में कहते हैं क्या? शॉर्टकट में कहते हैं MOW। तो कभी कभी MOW का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। और 2007 में 30 पांडुलिपियों को शामिल किया गया था। ठीक है ना, ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया था। आइए जरा ये देखिए जरा। हाँ जी, सभी लोग बताएंगे जोरदार धमाकेदार कमेंट के साथ भाई साहब, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई शिशिर। ये बताओ, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपये का प्रतीक जो है 2010 में अपनाया गया था। याद करिए साथियों, यह डिजाइन किसने दिया था? यह डिजाइन साथियों दिया था उदय कुमार ने। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरनाक प्रश्न आता है कि ये जो डिजाइन दिया गया है ये इसी प्रकार यही तो है, तो ये किससे किससे मिलकर बना है? तो ये साथियों, है ना, क्या है ये भैया, कहीं ना कहीं एक तो इस र को इस्तेमाल किया गया है और दूसरा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्या है? ये देवनागरी लिपि है। तो कौन सी दो लिपियों के अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है? तो देवनागरी लिपि, और ये क्या है? ये रोमन लिपि। ये क्वेश्चन भी रेलवे ने पूछा है कि कौन सी दो लिपियों का इस्तेमाल रुपए के प्रतीक चिन्ह को बनाने में किया गया है? तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। ये बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? साथियों याद करिए, हमने आपको बताया भी है पहले भी इसके बारे में कि याद करिए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, ताबड़तोड़ एक रिवीजन हो जाएगा और जिसने नहीं लिखा है लिख लेंगे, एकदम खबरदार, इससे होशियार रहिए, यहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, www की स्थापना कब हुई? वर्ष 1989 में। अमेजन की स्थापना कब हुई साथियों? वर्ष 1994 में। गूगल की स्थापना कब हुई? गूगल वर्ष 1998। साथियों फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004। ठीक है, यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 2009। और इसी प्रकार से 2005 और इसी प्रकार से ट्विटर की स्थापना कब हुई? तो ट्विटर भैया आया 2006 में। व्हाट्सएप कब आया साथियों? तो 2009 में। इंस्टाग्राम कब आया? तो इंस्टाग्राम आया 2010 में, है ना। और टेलीग्राम कब आया? जिस टेलीग्राम का इस्तेमाल आजकल आप बहुत लोग कर रहे हैं, 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में आया था। तो ताबड़तोड़ एक ही जगह पर लो छाप और लो भैया एग्जाम के पैटर्न को भाप, क्योंकि नहीं करेगा एग्जाम का कठिन प्रश्न आपको माफ, और बढ़िया से नहीं पढ़ा तो उम्मीदें हो जाएंगी साफ। ठीक है ना। हाँ, इसलिए बनो ज्ञान का बाप और अच्छे अच्छों की लगा दो लंका, बजा दो डंका और इस बार ले डालो नौकरिया और कर लो अपने आप को साबित। ठीक है, तो दौड़ा कर चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये बताइए जरा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, धमाकेदार बताएंगे सभी लोग, है ना भाई। तो फटाफट बताएंगे, फटाफट क्या बताना है? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भाई नीति आयोग किसकी जगह पर आया था याद करिए? तो साथियों योजना आयोग की जगह पर आया था। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर आया। लेकिन जरूरी बातें क्या याद करनी है? योजना आयोग की जगह पर आया वो तो ठीक है, लेकिन याद ये करना है कि भैया इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग की जगह ही तरह ही।
ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष पहला कौन था और वर्तमान कौन है? उपाध्यक्ष याद करिए कि भैया पहला कौन था और वर्तमान में कौन है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पहले कौन थे भैया? तो पहले थे साथियों अरविंद पनगड़िया। कौन थे भैया? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे साथियों। अच्छा, वर्तमान में कौन है भैया? तो वर्तमान में सुमन बेरी है। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। तो नीति आयोग, क्या भैया? नीति आयोग 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। हाँ जी भाई, बहुत बढ़िया, ये बताएंगे आर्द्र भूमियों पर हुए रामसर सम्मेलन को भारत में किस वर्ष प्रभावी किया गया? पहली बात तो आप जानते हैं ना कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि या वेटलैंड का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो हमेशा या कम से कम साल के किसी एक सीजन में जलमग्न रहता है, उसी के संरक्षण के लिए हुआ था। क्या? उसी के संरक्षण के लिए हुआ था रामसर सम्मेलन। रामसर नाम की एक जगह है, रामसर नाम की साथियों एक जगह है जो कि कहां पर पड़ती है? ईरान में पड़ती है। यहीं पर यह सम्मेलन हुआ और इसी को कहा गया रामसर समझौता। यहीं पर हुआ रामसर समझौता साथियों। अब रामसर समझौते की बात को समझिए, क्या है? एक तो हुआ कब, दूसरा कब लागू हुआ, तीसरा क्या भारत ने साइन कब किया? तो देखो हुआ कब था? एग्जैक्टली 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है ना। लागू कब किया गया? 1975 में। भारत ने कब साइन किया? 1982 में। ठीक है ना। अब अगली बात क्या है कि भारत में कितने हैं? भारत में कुल कितने रामसर साइट है वर्तमान में? भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 80। ठीक है ना। सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक के मामले में देखिए पहले नंबर पर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु है जहां पर कितने हैं भैया? तो जहां पर अब हो गए 16। दूसरे नंबर पर यूपी है जहां पर है 10। ठीक है। अब एक होता है क्या कि ये बताइए कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? क्या लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है? तो भैया लार्जेस्ट है कौन सा? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट साथियों रेणुका है, जो कि कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और पहला कौन सा था? चिल्का। पहला कौन सा था? चिल्का था। चिल्का उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा, याद रहेगा। अच्छा, एक बात कोई बता सकता है कि जितनी रामसर साइट्स हैं उसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कितनी है? चलिए फटाफट बताइए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कितनी है? ये कौन बता रहा है? ये आया तगड़ा वाला प्रश्न। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कौन कौन बता सकता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कौन कौन बता सकता है भाई साहब? कौन कौन बता सकता है? तो इसमें एक है, देखिए लोकटक झील, एक है लोकटक झील। ठीक है। लोकटक झील है जो कि मणिपुर वाली है। कहां वाली? मणिपुर वाली है। ठीक है। तो बिल्कुल एक ये है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा राजस्थान से क्या है? राजस्थान से क्या है? राजस्थान से क्या है? लोकटक झील तो याद आ गई। और दूसरा कौन सा? चिल्का नहीं है। चिल्का नहीं है, केवला नहीं। केवला कहां है? 2 केवल, हाँ, एक लोकटक और दूसरी वाली नहीं याद आ रही है। राजस्थान की कौन सी? क्या नाम है? भरतपुर वाला, क्या नाम है उसका? हाँ नहीं, देखिए नाम एग्जैक्टली हमारा भी दिमाग से उतर रहा है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है ना। भरतपुर पक्षी अभयारण्य तो है राजस्थान में। ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पक्का, बहुत बढ़िया। आओ ये बताओ, और याद यह भी रखिएगा कि अगर सबसे ज्यादा रामसर साइट पूछेगा तो फिर आपका तमिलनाडु होगा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां पूछेगा तो गुजरात बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? गुजरात बताइएगा। ठीक है। ये बताइए जरा भाई। हाँ, सफारी, क्या बताना है? सफारी पहली बार एप्पल द्वारा कब जारी किया गया? भाई सफारी आप जानते हैं, सफारी किसके द्वारा जारी किया गया था? एप्पल के द्वारा। एप्पल की स्थापना 1976 में हुई थी, आपको बताया था। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, केवला देवघाना पक्षी विहार भरतपुर में, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। तो 2003 इसका राइट आंसर है। क्या भैया? 2003 में जारी किया गया था और ये रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि आरपीएफ के लिए शानदार सा जो रक्षक बैच है ये आपकी रक्षा जरूर करेगा। VK10 कूपन कोड लगा दीजिएगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर धमाल मचाना शुरू करिएगा। ये बताइए, अरुंधति राय को साथियों कौन सी किताब के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? अरुंधति राय को, चलिए फटाफट बता दीजिए जरा। और टोटल क्वेश्चन आज कराऊंगा 75। कितने क्वेश्चन? 75। और 10:15 तक सब खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो फटाफट बताओ। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, द गॉड ऑफ
स्मॉल थिंग के लिए। व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था साथियों? व्हाट्सएप कब आया था? तो बिल्कुल आपको याद होगा 2009 में व्हाट्सएप आया था, 2010 में इंस्टाग्राम आया था, 2013 में टेलीग्राम आया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है साथियों? जिसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। कब स्थापित हुआ था? 1982 में। 1982 में ही एग्जिम बैंक भी आया था, आपको बता चुके हैं। लेकिन याद रहे कि कभी भी अगर आपसे सिडबी पूछ ले, सिडबी का मतलब क्या है भैया? सिडबी का मतलब क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल, ये बहुत बार पूछा गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कहां पर स्थित है? तो याद रहे कि भैया इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में और ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है, कहां पर भैया? लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर साथियों? लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। बिल्कुल भाई सोहन, ये बताओ जरा, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण साथियों कब पूरा हुआ था? तो आप देखेंगे दरअसल में यहां पर पूरी बात लिखी नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं शायद। ठीक है, वर्ष 1912 में बनना शुरू हुआ था और वर्ष 1929 तक बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, राष्ट्रपति भवन जानते ही आप कहां पर स्थित है भाई? देखो राष्ट्रपति भवन साथियों, ये इसके डिजाइन करता कौन है भाई? एडविन लुटियंस। कौन है? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस कौन है? ये वही एडविन लुटियंस हैं साथियों जो नई दिल्ली के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, इंडिया गेट का भी डिजाइन इन्होंने बनाया ऐसा माना जाता है। राष्ट्रपति भवन याद रखिएगा रायसीना हिल्स के, है ना, रायसीना हिल्स पर स्थित है। किस पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। ठीक है, पक्का याद रहेगा किस पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर स्थित है। और रायसीना हिल्स किसका हिस्सा है? तो याद रहे अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली श्रेणी को, अरावली पर्वत श्रेणी को दिल्ली में क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी को दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां कहा जाता है और उसी को काट कर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ठीक बात है। चलिए ये बताइए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 ही जिले तो हैं। कितने जिले हैं भैया? 2 ही जिले हैं। एक जिला कौन सा है भाई? एक तो आपका लेह है और दूसरा कौन सा है? कारगिल है। दूसरा कौन सा है? कारगिल है। याद करिए केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे आप सियाचिन देखेंगे लद्दाख में मिलेगा, पीओके वाला एरिया भी लद्दाख में है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है। समझ रहे हैं? ये सब अब लद्दाख में आ गया। आइए जरा इसका आंसर बताइए। ठीक है, कह रहा है कि बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहते हैं, किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया जानते हैं क्यों बना था? दरअसल में वर्ष 1911 में, वर्ष 1911 में साथियों भारत आए थे कौन? जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी। तो उन्हीं के सम्मान में जो गेट बना उसी को आगे चलकर गेटवे ऑफ इंडिया कह दिया। अब देखो एक बात समझो, एक होता है क्या? एक होता है इंडिया गेट और एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये अलग चीज है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है साथियों ये अलग चीज है और जो इंडिया गेट है ये अलग चीज है। और इसमें सबसे बड़ी चीज तो आपको यही ध्यान देनी है कि भैया इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट ने। किसने डिजाइन किया था? ये पूछा गया क्वेश्चन है, जॉर्ज विटेट ने। और इसको किसने डिजाइन किया था? तो इसको डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, बाकी तो आप ये समझ ही रहे हैं कि ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में। और इसी इन गेटवे ऑफ इंडिया की वजह से, इसी गेटवे ऑफ इंडिया की वजह से साथियों मुंबई को क्या कहा जाता है? इसी गेटवे ऑफ इंडिया की वजह से मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हालांकि इसके साथ साथ मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और हां, इसको और एक चीज कहते हैं, क्या जानते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी भी किसको कहते हैं? तो सूती वस्त्रों की राजधानी भी साथियों मुंबई को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक बात है ना। चलिए, हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त, धमाकेदार। आइए ये बताइए, कौन बता रहा है भैया?
फटाफट भाई, सौरभ, ममता, वर्षा, वीरेंद्र, उत्तम, अति उत्तम भाई यादव जी बताइए। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? साथियों इस संदर्भ में आप ऐसे समझिए कि भाई पहले क्या था, पहले था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 में साइन हुआ और 1948 में साथियों लागू हुआ। ठीक है ना, इसी गैट को 1 जनवरी 1995 को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? WTO बना दिया गया। किसके तहत साथियों? मराकेश समझौते के तहत। मराकेश समझौता कब हुआ था? मराकेश समझौता वर्ष 1994 में हुआ। ठीक है ना, तो मराकेश समझौते के तहत इसको गैट को क्या बना दिया गया? WTO। और इस WTO का हेड ऑफिस कहां बनाया गया भैया? जेनेवा में बनाया गया। कहां पर? जेनेवा में। इसके 164 देश सदस्य हैं और इसकी हेड वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसकी हेड है कौन? याद करिए, ये रेलवे में पूछा गया था, नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला कौन है? तो भैया नागोजी ओकोंजो इवेला साथियों नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं और पहली अफ्रीकी हैं जो WTO की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, या बना है जो भी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल पहली ऐसी है जो अफ्रीका से अध्यक्ष है इसकी। अच्छा, 1995 का जो वर्ष है वो और वजहों से भी महत्वपूर्ण है। जैसे 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। याद करिए 1995 में और क्या हुआ था? 1995 में अगर हम और चीजों की बात करें तो 1995 में मिड डे मील योजना लागू हुई थी। डेट कैसे याद करोगे भाई? ईयर कैसे याद करोगे? मिड डे मील योजना हुई। और याद करिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी यहां पर। ठीक है ना, शुरुआत यहां पर हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 1995 में ही पहला क्या हुआ था भैया? पहला COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पर हुआ था? बर्लिन में। पहला COP यहीं पर हुआ था वर्ष 1995 में। कहां पर? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। इसी वर्ष पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें भैया। जी हाँ, ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय गान के संपूर्ण भाई ये तो बहुत आसान है भाई, राष्ट्रगान की बात हो रही है, जनगण मन। तो जनगण मन है साथियों, जो बिल्कुल जनगण मन जो है साथियों, ये कितने समय के लिए गाया जाता है भाई? कितने समय होता है इसमें? 52 सेकंड। बिल्कुल सबको पता है। चलिए ये बताइए जरा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? किस ना क्या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? सभी लोग बताएंगे जोरदार कमेंट के साथ। जी हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है यहां पर कि भाई इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जिसको हम साथियों नेशनल पार्क कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। तो अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक चीज जरा देखते हुए चलिए कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भैया? तो कुल साथियों 107 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट था साथियों। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अब किस नाम से जाना जाता है? अब साथियों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां से रामगंगा नदी होकर बहती है उत्तराखंड में। ठीक है, 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। 107वां कौन सा है? तो भैया 107वां कौन सा है? देहिंग पटकोई है साथियों, देहिंग पटकोई है। और 106वां और 107वां दो के दोनों ही कहां पर है? असम में स्थित है। ठीक है, अच्छा लार्जेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? लार्जेस्ट राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, जो कि कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है दोस्तों? तो स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट जो है ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा साउथ बटन। कौन सा? साउथ बटन साथियों, जो कि कहां पर स्थित है? साउथ बटन जो कि कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान साथियों मध्य प्रदेश में मिलेंगे, वो भी कितने? 12। असम में कितने मिलेंगे? असम में भैया मिल जाएंगे 7। असम में कितने मिल जाएंगे? 7 मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिहार में साथियों है, और बिहार में भी कहां पर? पश्चिमी चंपारण में है। जिस प्रकार से बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वाले का नाम क्या है? याद करिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल विचित्रा। ये बताइए जरा, कह रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? देखिए 3 तरह की चीजें इस तरह से रिलेटेड होती हैं। एक तो होता है क्या? फूलों की घाटी। ठीक है, एक होता है फूलों की घाटी जो आपको याद करना है, और इसी प्रकार से एक होता है क्या? एक होता है शांत घाटी। क्या होता है? शांत घाटी। और एक इसी प्रकार से क्या होता है? एक प्रकार होता है सिलिकॉन घाटी। क्या होता है? सिलिकॉन घाटी होता है। तो तीनों एक तरह के शब्द हैं।
तो इनको एक जगह पर बता देना उचित है, ठीक है ना। तो देखिएगा, फूलों की घाटी साथियों उत्तराखंड में है, शांत घाटी कहां पर है, केरला में है, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक वो क्या बोलते हैं, हाँ जैव विविधता यहां पर पाई जाती है। और सिलिकॉन घाटी साथियों बेंगलोर को कहते हैं क्योंकि ये आईटी सेक्टर का हब है। हालांकि बेंगलोर को साथियों स्पेस सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, स्पेस सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहां पर इसरो का हेड ऑफिस स्थित है। किसका हेड ऑफिस है साथियों, इसरो का हेड ऑफिस स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, फिलहाल इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए आइए भैया अगले प्रश्न की तरफ चलें और इसका आंसर बताएंगे। बताना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, एकदम विश्वसनीय। यह बताइए जरा, हाँ उत्तर प्रदेश में, अच्छा हाँ बिल्कुल लखीमपुर खीरी में है। ये बताइए जरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है, वेरी गुड। ये बताइए जरा, कह रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। साथियों जहां तक टाइगर रिजर्व का सवाल है तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो टाइगर रिजर्व में साथियों याद होगा आपको कि भाई टाइगर रिजर्व में याद करिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर साथियों एग्जैक्टली स्टार्ट किया गया था वर्ष 1973 में, ठीक है। याद करिए पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो पहला टाइगर रिजर्व साथियों वही था जिम कार्बेट वाला। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व है, देश का पहला टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड। देश का 53वां टाइगर रिजर्व साथियों पिछले साल किसे घोषित किया गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व को, रानीपुर टाइगर रिजर्व को साथियों, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 54वां टाइगर रिजर्व किसे माना जा रहा है, तो भैया रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 54वां टाइगर रिजर्व माना गया है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है भैया, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व साथियों कौन सा है, तो बोर है, तो कौन सा, बोर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और टाइगर स्टेट तो आप जानते हो कौन सा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। और टाइगर मैन किसे कहते हैं भैया, टाइगर मैन किसे कहते हैं, टाइगर मैन किसे कहते हैं, और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं। दो तरह के क्वेश्चन एक ही जगह पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको याद होगा कि भैया टाइगर मैन कहा जाए तो कैलाश सांखला को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है, ठीक है ना। और टाइगर स्टेट तो मध्य प्रदेश है ही, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यहीं पर है, सबसे ज्यादा तो यहीं पर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। चलिए आगे देख लिया जाए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। और इसका राइट आंसर आप समझ रहे हैं कि सरिस्का है तो कहां पर स्थित होगा, सरिस्का है साथियों तो राजस्थान में होगा, सरिस्का है तो कहां पर होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, ये बताइएगा जरा सभी लोग, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताना है कि कनाडा का प्रसिद्ध शहर मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों वैसे तो कनाडा की राजधानी क्या है, वैसे अगर कनाडा की राजधानी की बात करें तो भैया राजधानी इसकी क्या है, राजधानी इसकी ओटावा है। क्या है इसकी राजधानी, ओटावा है साथियों। और याद करिए दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है ये, दुनिया का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है पूरी दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अगर हम आपसे कहें कि भैया देखिए जैसे ये वाला सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, भारत में कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा वाला है, और भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे लंबी तटरेखा वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, और भारत में अगर आपसे कहा जाए कि भैया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा तटरेखा किसकी है, तब क्या आंसर बताओगे। तो आइए जरा बताते हैं। तो विश्व का पूछेगा तो कनाडा बताना है, ठीक है ना। और हिंद महासागर का पूछेगा तो भारत बताना है, ठीक है, भारत बताना है। राज्यों में पूछेगा भारत में तो गुजरात बताना है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का पूछेगा तो अंडमान निकोबार बताना है। और हां राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तब भी अंडमान निकोबार ही आंसर होगा। समझ रहे हो बात को। हाँ जी, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सेंट लॉरेंस। और सेंट लॉरेंस नदी याद करिए कहां बहती है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहती है, ठीक है। ये वाला तरीका मजेदार है, शानदार है। नोट करोगे अपने नोट्स में, करोगे ना, नोट करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे तथ्य बार बार हमारे दिमाग में भी नहीं आते और बार बार आपको भी किताबों में कहीं नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये बताइए जरा, बहुत बढ़िया मेरा भी। श्रीनगर किसके किनारे भैया, श्रीनगर शहर किसने बसाया था, याद करिए। तो याद होगा आपको साथियों श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे है और साथियों इसको अशोक ने बसाया था। किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, किसने बसाया था, अशोक ने साथियों इसको बसाया था। ये बताइए जरा,
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? अब आपको बताएं, बिस्मिल्लाह खां से ऐसे ऐसे खतरनाक प्रश्न पूछा है। जैसे एक बार रेलवे ने क्वेश्चन पूछा कि 1947 है ना, 1947 में है ना प्रथम स्वतंत्रता दिवस, 1947 में 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन, ठीक है, लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? ये क्वेश्चन पूछा था। बताओ लाल किले पर शहनाई किसने बजाई? ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो लाल किले पर शहनाई बजाई, बताइए इतना कौन याद करता है? ठीक है, तो ये भैया इन्होंने शहनाई बजाई थी, ठीक है ना। किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। शहनाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने पॉपुलर किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। जी हाँ, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया जा चुका है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक युवा पुरस्कार भी दिया जाता है 2006 से, है ना। 2006 से इनके नाम पर एक युवा पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी पिछली बार रेलवे ने पूछा था, एनटीपीसी ने, ठीक है ना। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इसका तो सिंपल ट्रिक है, क्या भैया याद कर लोगे? संतों का शिव भजन, संतों का शिव भजन। तो देखिएगा क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से बन रहा है। संतों का शिव भजन याद कर लेंगे, ठीक है, सिंपली याद हो जाएगा। क्या होगा? संतों से हो जाएगा क्या? संतों से हो जाएगा संतूर, ठीक है, संतूर वादक। शिव से क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा भैया? शिव कुमार शर्मा हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा भाई? भजन सोपारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भजन सोपारी हो जाएगा। क्या? भजन सोपारी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से याद करके चलेंगे तो पंडित शिव कुमार शर्मा इसका आंसर होंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा इसका आंसर होंगे। हाँ जी, ये बताइए जरा, जोरदार धमाकेदार बताओ भैया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब ये बात हो गई इंटर आईसीजे की। किसकी भैया? आईसीजे की। इसकी बात करें साथियों, यहां पर कुल कितने जज होते हैं? तो कुल जजों की संख्या यहां पर होती है भाई साहब 15, ठीक है ना। इनका कार्यकाल कितना होता है भाई साहब? तो इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 9 साल। कितना होता है? 9 साल कार्यकाल होता है, ठीक है ना। 9 साल कार्यकाल होता है। गणपूर्ति भी कितनी होती है? गणपूर्ति भी 9 जजों की होती है, ठीक है ना। गणपूर्ति भी मतलब 9 मतलब कोरम एक तरह से। तो ये भैया कहां पर स्थित है? दरअसल में दहेग में जो है एक पीस पैलेस है। दहेग में एक पीस पैलेस है और इसी पीस पैलेस में हेड ऑफिस है। दहेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? नीदरलैंड में पड़ता है। लेकिन नीदरलैंड की राजधानी ये नहीं है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है भैया? तो नीदरलैंड की राजधानी साथियों एम्स्टर्डम है। क्या भैया? राजधानी यहां की क्या है? एम्स्टर्डम यहां की राजधानी है। क्या है? एम्स्टर्डम यहां की राजधानी है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है फिर? द हेग। क्या है भैया? द हेग, ठीक है, पक्का याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम भारतीय नागेंद्र सिंह थे जो यहां पर एडवोकेट बने। वेरी गुड भाई चित्रा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे भाई? सुनीता, रीना, पलक, बताओ भाई, बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, वो बात तो सही है। 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसकी ट्रिक अभी बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, नहीं 9 साल होता है, ठीक है ना। तो बस यही गड़बड़ लिखा है, बाकी सब सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक आपको बताते हैं। क्या? रूस का फेस, ठीक है ना, या रूसी फेस याद कर लीजिए। क्या? रूसी फेस। इस ट्रिक से 2 फायदे मिलने वाले हैं। क्या भैया? इस ट्रिक से एक फायदा तो ये मिलने वाला है, ठीक है। इस ट्रिक से एक फायदा क्या मिलने वाला है भाई? एक फायदा आप देखेंगे तो आपका, है ना, रूसी फेस जो ट्रिक है, इस ट्रिक में एक फायदा जो सबसे बड़ा है, क्या फायदा बड़ा है? कि भैया आप इसमें सिंपल सा रूस से क्या हो जाएगा? रूसी हो जाएगा, ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। सी से क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्या? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड का मतलब क्या हो गया? इंग्लैंड का मतलब भाई यूनाइटेड किंगडम हुआ। तो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये क्या है? ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। अब देखना इसी ट्रिक से ये हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा भैया? रूसी भाषा, रूसी भाषा। स से क्या हो जाएगा? स्पेनिश भाषा। क्या हो जाएगा? स्पेनिश भाषा। एफ से क्या हो जाएगा? फ्रेंच भाषा, ठीक है ना। ए से क्या हो जाएगा? अरबी भाषा। क्या? अरबी भाषा। सी से क्या हो जाएगा? चीनी या मंडारिन भाषा, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा? इंग्लिश भाषा, ठीक है ना। आप समझिए तो हुआ क्या? इस ट्रिक का डबल फायदा है, ठीक है, कि ये क्या बता रहा है? इधर ऊपर हो गया अस्थायी सदस्य, ठीक है। इसके अस्थायी सदस्य कौन है? ठीक है, किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हो गई, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई। बात समझ रहे हैं ना। तो याद करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, सिंपल सी ट्रिक है। आहा, ये बताओ जरा। बहुत बढ़िया।
सभी के आंसर आने चाहिए जोरदार कमेंट के साथ। हाँ भाई निशु बताओ, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? देखो ये क्वेश्चन जब भी पूछता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछा, तो दरअसल में ये स्थित है मैनहट्टन द्वीप पर। कहां पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अब ये मैनहट्टन द्वीप कहां है? तो भैया ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अब डिपेंड करता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे भैया, तो हडसन नदी के तट पर है। हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में ही आपको क्या मिल जाएगी भैया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है बताओ? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, तो याद रहे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये क्या है? फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था। फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, फ्रांस ने अमेरिका को क्या किया था? गिफ्ट किया था कि भाई तुम आजाद हो गए, ये लो हमारी तरफ से निशानी। ये बताइए भाई 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के समय इसमें सदस्य कितने थे? 51 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 193। 193वां सदस्य कौन है? साउथ सुडान 193वां सदस्य है, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना था कि नहीं? तो भैया स्थापना के समय इतने थे। और कब स्थापना हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। चलिए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आईएमओ का विस्तारित रूप बताना है। क्या? आईएमओ का साथियों विस्तारित रूप बताना है। आईएमओ का मतलब हो गया इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये दरअसल में स्थापित हुआ था वर्ष 1958 में। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? लंदन में स्थित है। अब आप देखो ना, लंदन की अगर हम बात करें साथियों, लंदन, ठीक है, तो देखिएगा लंदन के बारे में क्या क्या खास है। पहली बात तो यह कि यह टेम्स नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ठीक है ना। किसकी राजधानी है भैया? यूनाइटेड किंगडम की ये राजधानी है, ये आप समझिए। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर अगर हम हेड ऑफिसेस की बात करें तो किसके किसके हेड ऑफिस हैं भाई? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड ऑफिस है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक बात है ना। यहीं पर साथियों आपको हेड ऑफिस मिल जाएगा किसका? इसका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, आईएमओ का, जो कि 1958 में स्थापित हुआ। यहीं पर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस मिलेगा। किसका भैया? एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका भी हेड ऑफिस यहां पर मिलेगा। फिर ये लंदन है, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? सेंट जेम्स पैलेस मिल जाएगा। यह सेंट जेम्स पैलेस क्या है? यह सेंट जेम्स पैलेस क्या है? हाँ जी, इसी प्रकार से यहीं पर आपको मिल जाएगा कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल क्या है? यहां पर कैक्सटन हॉल किस लिए प्रसिद्ध है? यहीं पर आपको मिल जाएगा क्या? किंग्सले हॉल। ये किंग्सले हॉल क्या है? तो ये काफी सब महत्वपूर्ण जगहें हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, यहीं पर खूब एग्जाम में आता है। देखिए, जैसे सेंट जेम्स पैलेस, ये तीन के तीनों गोलमेज सम्मेलन यहीं तो हुआ था। गोलमेज सम्मेलन तीनों यहीं हुए। गोलमेज सम्मेलन यहीं पर हुए थे। ठीक है ना। हाँ, ये देखिए कैक्सटन हॉल 1940 में जनरल डायर को यहीं गोली मारी गई थी। डायर को यहीं पर गोली मारी थी किसने? उधम सिंह ने। और किंग्सले हॉल महात्मा गांधी यहीं ठहरे थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं ठहरे थे जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब खतरनाक है, आप जितना पढ़िए जीके जीएस कम है, इसलिए पूरी जान लगा दीजिए। यूएनओ चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 24 अक्टूबर 1945। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था। इंटरपोल का मुख्यालय, भाई इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस लियोन में स्थित है। और लियोन कहां पड़ता है साथियों? फ्रांस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है इसका हेड ऑफिस। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो भैया न्यूयॉर्क में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर। कहां पर? मैनहट्टन द्वीप पर। यूएफओ का विस्तार क्या है? यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि बीच में काफी मामला आया था ना कि एलियन आए हैं। तो एलियन जब आते हैं तो मतलब एलियन आते क्या है? एलियन जैसी कोई बात आती है तो वो यूएफओ बोला जाता है कि उनकी जो है ना, मतलब एक तरह से शटल आई है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसमें से भैया चीन सदस्य, आप जानते हैं, इसकी ट्रिक बता चुके हैं अभी। ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन भैया, तो राइट आंसर इसका न्यूयॉर्क है। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय यहां है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना साथियों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई जारी करता है। इसी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में याद करिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या?
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। 1965 में ही अगर आप याद करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थापित हुआ था। कृषि लागत व मूल्य आयोग स्थापित हुआ था। कृषि लागत व मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में ही पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित हुआ था कांडला गुजरात में। ठीक है, कांडला गुजरात में स्थापित हुआ था, जिसे अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन साथियों एग्जैक्टली कब स्थापित हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं भैया। तो राइट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में कहां पर है? जेनेवा में। और जेनेवा में जिसके जिसके हेड ऑफिस है सब अलग से हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है ना। हाँ, सब अलग से बता रखे हैं कि जेनेवा में बहुत सारे संस्थानों के हेड ऑफिस हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां है? काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल साथियों, बिल्कुल यहीं पर याद करिए। सार्क का हेड ऑफिस भी स्थित है। सार्क का हेड ऑफिस भी यहीं पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो भैया वाघमती नदी के किनारे है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वाघमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक बात है ना। तो बिल्कुल काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, बाकी आशा करते हैं कि आप सभी में से ज्यादातर लोग रक्षक बैच से शानदार तरीके से जुड़े होंगे और अपनी रेलवे की तैयारी को उड़ान दे रहे होंगे। साथ में VK10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप 10% का जबरदस्त यहां से डिस्काउंट भी प्राप्त जरूर किए होंगे। तो बिल्कुल साथियों, अगर आप बैच चाहते, देखिए चाहे रक्षक बैच हो या कोई और बैच हो, जैसे एनटी है ना, आपका भाई टेक्नीशियन के भी बैच हैं, रेलवे के और अदर बैचेस हैं, और भी एग्जाम के बैच, तो कोई भी बैच लेना हो, अगर आप VK10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना। बाकी ये प्रोसेस है कि कैसे आप बैच ले सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बाकी आपको बता दें भैया कि इसका जो है ना PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो ना जुड़े हों जुड़ जाएंगे। विशाल सर MD क्लासेस सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर, एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसी को ज्वाइन करके आगे कंटिन्यू हो जाना है। तो चलिए, है ना भाई। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, हाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? पेरिस में है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस कहां पर स्थित है? पेरिस स्थित है फ्रांस में। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। कहीं कुछ और बताया क्या? है ना, कहीं और कुछ और बताया क्या? ये तो इसका हेड ऑफिस, ठीक है। यहाँ UNO का बताया था, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो कहाँ कुछ और कहाँ बताया है? यही तो बताया। अच्छा, यूनेस्को का, यहाँ जल्दबाजी में गड़बड़ हुआ। ठीक है, यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस में। हाँ, तो पहले बता चुके हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 69 है। इस क्वेश्चन नंबर 69 के पहले आप बहुत आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 69 के बहुत पहले आप आइए। तो हमने यूनेस्को के बारे में विस्तार से बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 69 है। और ये देखिए, यूनेस्को के बारे में बताया था हमने आपको डिटेल में। कहाँ गया? हाँ, आ जाओ। हाँ, ये बताया था। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 69 है। ये देखिए, यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन नंबर 35 में ही बता दिया था कि भैया हेड ऑफिस पेरिस में। ठीक है ना। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा किया, याद दिला दिया। आइए, तो फिलहाल यहां पर सेशन को समाप्त करते हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।